हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज से हमारी क्लास का एक नया दौर शुरू होगा। अगले 40 दिन तक पहले पेपर से लेकर हमारे चौथे पेपर तक सारी यूनिट को एक-एक दिन कवर करते हुए हम रोजाना एक यूनिट की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपने आप को ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, बहुत शांति से इस बात को धैर्य के साथ समझिए। जब भी एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए कोई बच्चा आता है, शुरुआत करता है, तो वो यहाँ फैक्ट पढ़ने के लिए नहीं आता है। कोई भी बच्चा फैक्ट पढ़ने के लिए इस पीएससी की तैयारी को नहीं करता। फैक्ट पढ़े जाते हैं वन डे एग्जाम्स, कांस्टेबल, पटवारी ऐसे एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए। जबकि पीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको जो सिलेबस बनाकर दिया गया है, उनको जो पैटर्न बना करके दिया गया है, वो एक विशेष प्रकार का पैटर्न होता है जिसमें एक समझ विकसित करनी होती है, एक समझ उन्हें धारण करनी होती है और वो समझ अगर वो धारण नहीं करते, तो वो सिलेक्शन से बहुत ही दूर होते हैं, कोसों दूर होते हैं। खैर, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब भी पीएससी की तैयारी कोई करने स्टूडेंट आता है, तो बड़े एक माया जाल में फंसकर वो पूरे टाइम केवल और केवल फैक्ट्स की ही तैयारी में जुटा रहता है और फिर बाद में पछताता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जब भी कोई स्टूडेंट पीएससी की तैयारी करता है, तो उसका पहला डे शुरुआत ही यहाँ से होनी चाहिए कि उसके एक समझ विकसित करने का पैटर्न दिया जाए, उसकी समझ को विकसित की जाए और इसी को हम इस छोटे से कोर्स में, जहां हम रोज एक क्लास के माध्यम से आपको आंसर राइटिंग का तरीका, आंसर राइटिंग की फॉर्मेटिंग, आंसर राइटिंग में क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, करंट अफेयर्स कैसे अपडेट किया जाता है, कैसे करना है, इन सारे विषय के साथ साथ एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है उसके पीछे एक विशेष वर्ड लिखा रहता है। कहीं कहीं पर विवेचना कीजिए, कहीं कहीं पर मूल्यांकन कीजिए, कहीं कहीं पर तुलना कीजिए, कहीं कहीं पर टिप्पणी लिखिए, कहीं कहीं पर बारे में बताइए। ऐसे शब्दों से प्रश्न बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब हम छोटे बच्चे थे तो वहां प्रश्न बनाए जाते थे कि क्या, क्यों, कैसा, ये सामान्य बातें। लेकिन जब आप पीएससी की तैयारी करने जाते हैं, तैयारी की शुरुआत करते हैं, तो आपको बड़े भयंकर से प्रश्न देखने को मिलते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, टिप्पणी लिखिए, व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए। यह शब्द भी आपको इस क्लास में मैं खुद आप सबके साथ में रोजाना एक-एक शब्द सिखाते रहूंगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें ना करते हुए सीधे शुरुआत करते हैं इस क्लास की, जहां हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके अंदर एक समझ विकसित करने के लिए मैं जो पीछे दिए जाते जाने वाले प्रश्न होते हैं वो सिखाऊंगा। रोज एक एक वर्ड हम कंप्लीट करेंगे। 40 दिन तक 40 पीछे वाले कुछल्ले शब्द हम इन्हें कहते हैं, वो सीखने वाले हैं। चलिए, भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम इस क्लास पे चलते हैं। इस क्लास में मैं चाहता तो स्लाइड के माध्यम से बहुत अच्छे से चीजें प्रेजेंट कर सकता था, लेकिन नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं कॉमन आप सभी के समान हाथ से लिख करके चीजें आपको बताऊं, ताकि मैं मूल स्वरूप में आप तक चीजें पहुंचा सकूं। मैं यहाँ कुछ भी बनावटी चीजें आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। जो भी चीजें, जो भी आंसर लिखने की मैं बातें कहूंगा, वे खुद मैं लिख करके बताऊंगा। हर एक प्रश्न मैं आपको लिख करके बताने वाला हूं जो मैं सिखाऊंगा। हर एक दिन हमारा एक टेस्ट पेपर होगा, एक शॉर्ट टेस्ट फॉर्मेट में आपको यह आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री गणेश करते हुए पहले पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं विवेचना क्या होती है, एनालिसिस क्या होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम में पीछे लिखा होता है फलाने कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। पीछे प्रश्न के पीछे एक वर्ड यूज कर लिया जाता है, विवेचना कीजिए। या पीछे इंग्लिश वालों के लिए या वर्ड यूज होता है एनालिसिस कीजिए। तो ऐसे टाइम पर उत्तर में हम क्या लिखें? सामान्यतः हर स्टूडेंट जब भी पीछे विवेचना कीजिए लिखा हुआ होता है,
तो वो आम जो भाषा है, आम जो उसे फैक्ट्स पता होते हैं, उनको उस आंसर में लिख कर आता है और ऐसे में उसे बहुत अच्छे से नंबर नहीं मिलते। आपको समझना पड़ेगा कि जब पीछे विवेचना लिखा होता है तो उसका अर्थ क्या है। जब परीक्षा में प्रश्न के अंत में यह जोड़ा जाता है कि विवेचना कीजिए, तो स्पष्ट है कि पर्यवेक्षक मतलब एग्जामिनर हमसे प्रश्न के गहरे विश्लेषण चाहता है, उस प्रश्न की गहराई हमसे पूछना चाहता है। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है आप सभी को। इस प्रकार प्रश्न के उत्तर में केवल प्रश्न के विषय में सामान्य जानकारी न देते हुए उसके विभिन्न पक्षों, उसके हर एक पहलुओं को उजागर किया जाता है। जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए अर्थात एनालिसिस कीजिए, तो आपको ऐसे एनालिसिस वाले प्रश्न में अपने आंसर को लिखते लिखते 5 बातें या 5 चीजें उसमें डालनी होती हैं। उन 5 चीजों के नाम भी याद हो, वो 5 चीजें कौन सी होती हैं? देखो, मैं परिचय अर्थात भूमिका और निष्कर्ष को एक ही बोलूंगा। सबसे पहले उसका परिचय हो, फिर उसकी विशेषताएं हो, फिर उसकी उपलब्धियां हो, फिर कमियां, चुनौतियां और समस्या, इनमें से किसी एक पॉइंट को जो उस पर सूट करती हो वो लिखी हुई हो, सुझाव या प्रभाव लिखा हुआ हो और लास्ट में निष्कर्ष लिखा हो। इन पांचों 6 चीजों को जब हम आंसर में लिखते हैं तब जाकर के बनता है हमारा मूल उत्तर, जिसका मतलब है एनालिसिस करना, विवेचना करना। कोई भी प्रश्न, मैं एक उदाहरण भी देकर आपको आज बताने वाला हूं कि विवेचना करने वाला प्रश्न क्या पूछा जाएगा तो क्या आंसर लिखेंगे, केवल बातें नहीं करूंगा। सबसे पहले परिचय क्या है पर बल दिया जाता है। परिचय में हम क्या बताने की कोशिश करते हैं, इंट्रोडक्शन में हम वो चीज क्या है इस पर बात करते हैं। फिर उसके अंदर विशेषताओं में उसकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं उनको शॉर्ट फॉर्मेट में मेन बॉडी के रूप में इसे लिखते हैं। यहाँ मेन बॉडी भी कही जा सकती है, मेन बॉडी की बातें यहाँ आती हैं। फिर उपलब्धियां, यहाँ जो सकारात्मक परिणाम होते हैं उन्हें लिखा जाता है। चुनौतियां, आप सबको पता है कि उसके जो सामने चुनौतियां, समस्याएं हैं वो लिखी जाती हैं। सुझाव में भविष्य की क्या संभावना है ये इनको देखा जाता है, बताया जाता है। और निष्कर्ष में सभी पहलुओं को समेटे हुए संतुलित निष्कर्ष लिखा जाता है। ये तो एक कॉमन टीचर जैसी बातें हो गई, जहां मैं आपको बस केवल और केवल बातें कह देता हूं। मैं आपको केवल और केवल बातें नहीं कहूंगा, मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। उषा, रिकॉर्डेड रहेगा। हाँ बच्चा, ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप सभी को उपलब्ध रहेंगी, आप कभी भी इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेचना में न केवल फैक्ट्स या तथ्यों का वर्णन किया जाता है बल्कि उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 80% टीचर्स को नहीं पता है कि विवेचना का मतलब क्या होता है। आप सबको विवेचना का मतलब भी पता होना चाहिए और विवेचना के अंदर क्या लिखा जाता है। विवेचना में केवल फैक्ट्स या तथ्यों को नहीं शामिल किया जाता, उन तथ्यों का मूल्यांकन भी किया जाता है। वो अलग बात है कि एक दिन में आपको मूल्यांकन क्या होता है ये भी बताऊंगा, आलोचना क्या होती है ये भी बताऊंगा, समीक्षा क्या होती है ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी आपको समझना होगा कि जब भी क्वेश्चन में पीछे लिखा होता है विवेचना कीजिए, तो आप वहां केवल फैक्ट फैक्ट लिख करके नहीं आएंगे, फैक्ट के साथ उसका यूज, उसका मूल्यांकन भी करके आएंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण लेकर के प्रेजेंट करता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कैसे आंसर करेंगे। केवल थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा, केवल सैद्धांतिक बातें करना मेरा मूल तत्व ही नहीं है। हम एक उदाहरण लेते हैं और मैं खुद एक प्रश्न आपको लिख कर बताता हूं। मान लीजिए कि प्रश्न आपसे पूछा है, भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। 2 प्रश्न हो सकते हैं। एक तो आपसे प्रश्न पूछा जाता भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, तो जब वर्णन कीजिए होगा तो प्रश्न का उत्तर कुछ अलग होगा। जब आपसे पूछ लिया विवेचना कीजिए, तो ये जो शब्द जोड़ा गया है इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं करके बताता हूं। परिचय, शुरुआत में मैंने कहा कि सबसे पहली स्टेप में आप परिचय लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने व प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रम
जैसे आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की। ये क्या हो गई आपकी भूमिका या इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बेसिक रूप से ये बताया कि ये चीज क्या है, ये भूमिका है या इसको इंट्रोडक्शन या परिचय कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप आएंगे, इसके बाद का जो दूसरा पॉइंट होगा वहां आप विशेषताएं अर्थात मेन बॉडी लिखने वाले हैं। मेन बॉडी में क्या होगा, आपको 4-5 कार्यक्रमों की डिटेल लिखनी होगी। जैसे पहला हो गया आयुष्मान भारत, दूसरा हो गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डिजिटल हेल्थ मिशन, टीकाकरण मिशन, इन सभी की बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में क्या आएगा, आपका क्वेश्चन बड़ा होगा ना, यहाँ आप लिखेंगे आयुष्मान भारत, इसकी शुरुआत इस समय इस उद्देश्य से इस कार्य को करने के लिए की गई थी, ऐसे आपको लिखना है। और इन चारों कार्यक्रमों की डिटेल आप आधा पेज भर के, कम से कम, ज्यादा हो तो 1 पेज भी भरना है, वो पूरा भर करके आप लिखेंगे। ये इतने पोर्शन में आपका 1 पेज का आंसर कंप्लीट हो गया। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, इसको वर्णन कीजिए वाला प्रश्न समझ करके केवल आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन या राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन समझ करके आंसर लिख कर आते हैं, जो पूरी तरह गलत है, वहां नंबर नहीं मिलेंगे। तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ कवर करना है वो है उपलब्धियां। ऊपर लिखे गए कार्यक्रम, ऊपर क्या लिखा है आपने, आयुष्मान भारत लिखा है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम लिखा है, से कितने लोगों को फायदा हुआ, से हमारे देश में क्या बदलाव आया, उसकी उपलब्धियों को वर्णित करना है। जैसे उदाहरण, आयुष्मान भारत से 2024 तक 50 करोड़ से अधिक नागरिकों को कवर किया गया तथा लाखों परिवारों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया गया, ये उसकी उपलब्धि है। आगे टीकाकरण, यहाँ कोविड-19 के समय 200 करोड़ टीके लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, ये भारत के स्वास्थ्य कार्यक्रम की विशेषता है। सर रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, हाँ मानसी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी बच्चा, लेकिन आप लाइव कोशिश करें, क्योंकि लाइव में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके उन प्रश्नों को, उन डाउट्स को, उन चीजों को भी क्लियर करूंगा जो आप बीच बीच में पूछते जाएंगे। फिर से यहाँ आ जाओ, इसका चौथा जो चैप्टर होगा या चौथा जो हिस्सा होगा, वहां हम कमियां या चुनौतियां एक पार्ट में लिखेंगे, फैक्ट फॉर्मेट में डाटा के साथ साथ। जैसे बजट का केवल 1.84% खर्च करना, भारत सरकार अपने कुल बजट का स्वास्थ्य पर केवल 1.84% पैसा खर्च करती है, जो बहुत कम है। फिर आप 5वें नंबर पर सुझाव दें, सुझाव में आप उन्हीं कमियों को दूर करने की बातें कर सकते हैं, जैसे बजट खर्च को बढ़ाया जाना चाहिए, 5% तक किया जाना चाहिए। ऐसे 4-5 सुझाव आप दे करके लास्ट में 6ठे पॉइंट में आप निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष क्या लिखा जाना चाहिए वो भी मैंने आपको लिखकर बता दिया। भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्वास्थ्य सेवाओं तक आम नागरिक की पहुंच को बेहतर बनाया है। समावेशी और समग्र दृष्टिकोण के साथ कार्यक्रम जो है वो भारत के स्वास्थ्य और समृद्ध राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ऐसी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव बातों के साथ आपको अपना निष्कर्ष लिखना है। कल से मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि भूमिका कैसे लिखी जाती है, निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है, लेकिन अभी आप पैटर्न पर सेट हो जाओ, धीरे धीरे चीजें सिखाऊंगा। अब अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो मैंने जैसा आपको कहा था कि एक प्रश्न में जब विवेचना कीजिए पूछा जाता है तो हमें क्या लिखना होता है, मैंने स्टार्टिंग में परिचय कैसे लिखा जाता है ये लिखकर बताया। अर्थात विवेचना का जो पूरा मॉड्यूल है वो आपके सामने रखा हुआ है कि विवेचना में आपको केवल और केवल फैक्ट लिख करके नहीं आना होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा, पीएससी की तैयारी और एक 1 डे स्टूडेंट की तैयारी में डिफरेंस होता है। आप अगर अपने आप को 1 डे स्टूडेंट के जैसा केवल फैक्ट रटवाते रहेंगे तो आप पीएससी के स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। और फिर अगर आप सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो ये बड़ा मुश्किल होगा। आपको अपने आप को एक समझदार स्टूडेंट के रूप में प्रेजेंट करना होगा, अपने आप को इस समझ को विकसित करना होगा। जब क्वेश्चन में पूछा जाता है विवेचना कीजिए तो फिर आपका आंसर भी विवेचना कीजिए ही होना चाहिए। हम कोशिश करें कि हम वो लिखें जो एग्जामिनर चाहता है, हम वो ना लिखें जो हमें याद है। हमें वो याद करना पड़ेगा जो एग्जामिनर पूछता है, हमें वो समझ विकसित करनी पड़ेगी जो एग्जाम के लिए चाहिए होती है। तो ये आपको अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। आज हमने इस चैप्टर में विवेचना क्या होती है, विवेचना का क्या अर्थ होता है, जब क्वेश्चन में विवेचना पूछी जाती है तो कैसे लिखा जाए,
ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको आज ही एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके शाम तक पहुंचा